नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 7 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिशन के बारे में। अभी वर्तमान समय में 18वें लोकसभा का चुनाव का परिणाम आ चुका है और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। 272 सीटों की जो बहुमत चाहिए थी वो किसी भी इंडिविजुअल पार्टी को नहीं प्राप्त हुआ है। उसके कारण ही जो है अब गठबंधन का सरकार बनेगा, एनडीए का। ठीक है, तो इस गठबंधन के सरकार में क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, इस आर्टिकल में हम लोग दोनों बातों को डिस्कस कर लेंगे। और अभी वर्तमान समय से पहले कितनी बार जो है भारतीय राजनीति में गठबंधन का सरकार बना है। जैसे अगर लाभ की बात करें तो विभिन्न प्रकार के हितों को समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, बहुत से जो रीजनल पार्टीज है, क्षेत्रीय पार्टीज है, उनके भी हितों की रक्षा की जा सकती है। उसके बाद विभिन्न दलों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो संघीय ढांचा है वो और ज्यादा मजबूत होगा इस गठबंधन के सरकार में। उसके बाद निरंकुश नियंत्रण की संभावनाएं कम हो जाएगी। ठीक है, एक गठबंधन सरकार जो है वो राजनीतिक सहमति को प्रोत्साहित करता है। इससे भारत व्यापक हितों वाला एक विशाल देश है, जहां पे संस्कृतियां, भाषाएं, विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न धर्म और जातीय समूह जो मौजूद हैं। तो गठबंधन सरकार जो है वो मतदाताओं का अधिक प्रतिनिधित्व करती है और जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में ज्यादा सक्षम होती है। वहीं अगर नुकसान की बात करें तो गठबंधन के दलों के बीच मतभेद बना रह सकता है, सरकार गिरने का डर रह सकता है, इसलिए अस्थिर सरकार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जहां प्रधानमंत्री का नेतृत्व सरकार की संसदीय प्रणाली का एक मौलिक सिद्धांत है, वहीं गठबंधन के सरकार में निर्णय लेने से पहले प्रधानमंत्री को गठबंधन सहयोगियों के साथ परामर्श करना होगा। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय कार्यकारिणी पर दबाव डालते हैं, ऐसा न करने पर अलग होने की धमकी दी जाती है जो क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हुई है इस गठबंधन के सरकार में। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे और कोalition के गवर्नमेंट से संबंधित यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हैं उसको भी हम लोग इस आर्टिकल के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है विचित्र निर्णय, यह निर्णय दिया गया है एमपी के हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि व्यक्तिगत कानून के मानदंडों का उपयोग अंतर धार्मिक विवाहों को अमान्य करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसमें मेनली जो है कहा जाता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, एक कपल ने शादी की है, उसमें से जो पुरुष है वो मुस्लिम समुदाय का है और जो महिला है वो हिंदू समुदाय की है। तो उसी के लिए जो है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा है कि एक जोड़े को इस आधार पर संरक्षण देने से इनकार कर देता है कि एक मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह जो है वो वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक है, इस आर्टिकल को भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और इससे संबंधित जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें मेनली जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कुछ सवाल हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है इंडिया और नॉर्वे का जो सहयोग है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो उससे भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे भारत और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ, ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये दोनों जो है एग्रीमेंट मजबूत हो जाएगा भारत का अगर नॉर्वे के साथ संबंध बेहतर होता है। उसके बाद चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, समुद्री क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में जो है ज्यादा तेजी से विकास होगा, दोनों के बीच में सहयोग में वृद्धि होगी। ठीक है, और नॉर्वे जो है तीसरे भारत नोर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य मुख्यतः जो है द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। तो इसके मैप को भी हम लोग देख लेंगे विस्तार से, जो नॉर्वे का मैप है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये होता क्या है, इसका मुख्य कारण का भी खोज किया जा रहा है। इसी के बारे में जो है इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि शोधकर्ताओं ने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और उससे संबंधित विकारों के महत्वपूर्ण कारणों के रूप में एक नए जैविक मार्ग की पहचान की है, जिसे मौजूदा दवाओं से ठीक किया जा सकता है। ये कैसे प्रभावित होता है, जैसे वर्तमान समय में अभी देखा जा रहा है कि दुनिया भर में लगभग 5% आबादी जो है वो इन्फेंट्री बाउल डिजीज से ग्रसित है। जहां अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में हर 10 लोगों में से एक को जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है।
तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में भी इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग बात करेंगे कोalition गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो भारत में गठबंधन सरकार और आर्थिक सुधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एनडीए ने केंद्र में ऐतिहासिक तीसरी बार जीत हासिल की है, जिसका हम लोग पिछले 8 डिस्कशन में ऑलरेडी जो है पूरा का पूरा लिस्ट में दे दिया था, कौन सी पार्टी जो है कितनी सीटें किस क्षेत्र से जीती है। ठीक है, तो भाजपा ने 272 सीटों का जो बहुमत की आवश्यकता है वहां तक नहीं पहुंच पाए, जिससे कि गठबंधन सरकार बनने की आवश्यकता पड़ गई, जिससे पिछले 2 लोकसभाओं में भाजपा का बहुमत जो है वो आर्थिक सुधारों की शुरुआत जैसे 1991 में के बाद पहली बार जो है बना था, जब किसी एक पार्टी को बहुमत मिला था। इससे भारत के आर्थिक सुधार पथ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद थी। उसके बाद 1991 के बाद से भारत की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव के कारण सभी सरकारें गठबंधन आधारित रही है तथा अग्रणी पार्टियां कभी भी 272 के बहुमत के आंकड़े को प्राप्त नहीं कर सकी है। ठीक है, अगर बात करें 2014 और 2019 जिस समय बीजेपी का पूर्ण बहुमत था, ठीक है, उससे पहले जो है भाजपा द्वारा गठबंधन का सरकार चलाया गया था और बहुत ही बेहतर तरीके से चलाया गया था। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि क्या गठबंधन सरकार जो है वो भारत के आर्थिक सुधारों की राह को धीमी कर देगी। तो इसी में कहा जाता है, जो पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया के अनुसार कहा जाता है कि इस अंतर्निहित कमजोरी के परिणाम स्वरूप कमजोर सुधारों के लिए मजबूत आम सहमति बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यद्यपि आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर आम सहमति थी, लेकिन गठबंधन दलों में अक्सर विशिष्टताओं पर मतभेद होता था, जिसके परिणाम स्वरूप सुधार उपायों में कमी आ जाती है। ठीक है, तो भारतीय संदर्भ में यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि पिछली गठबंधन सरकार द्वारा बहुत सारे जो है उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। ठीक है, गठबंधन सरकार और आर्थिक सुधार की अगर बात करें तो भारत में गठबंधन सरकार को ऐतिहासिक रूप से गठबंधन सहयोगियों के बीच विभिन्न प्राथमिकताओं के कारण मजबूत आर्थिक सुधारों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सभी जगह सभी देशों में जहां भी गठबंधन की सरकार होती है वहां पे मजबूत निर्णय लेने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, चाहे वो विविध रुचियां, अगर गठबंधन के सरकार में और जो क्षेत्रीय पार्टियां शामिल होती है वहां पे रुचियों की विविधता देखी जाती है। गठबंधन साझेदारों के राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे अक्सर भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण समझौते होते हैं और सुधार जो है वो कमजोर हो जाता है। इससे आर्थिक सुधारों की नीति जो है वो धीमी हो जाती है या कुछ बदलाव करना पड़ता है। ठीक है, सर्वसम्मति बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है गठबंधन के सरकार में। गठबंधन सरकारें व्यापक आम सहमति को बढ़ावा देती है, लेकिन विभिन्न गुटों को संतुष्ट करने की आवश्यकता के कारण सुधार उपाय भी कमजोर हो जाती है। ठीक है, जटिल आर्थिक मुद्दों पर एकीकृत रुख हासिल करना भी कठिन हो जाता है। उसके बाद नीतियों की स्थिरता पर बात करें तो गठबंधन साझेदारों में बार बार परिवर्तन या फिर आंतरिक असहमति से नीतिगत अस्थिरता पैदा हो जाती है, जिससे कि निवेशकों का विश्वास और दीर्घकालिक आर्थिक योजना भी प्रभावित हो जाती है। तो गठबंधन सरकार और आर्थिक सुधारों पर अन्य क्या दृष्टिकोण है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक का लक्ष्य जो था वो गठबंधन सरकारों की कमजोरियों को दूर करना था और नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करना तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ाना था। जो 2014 और 2019 में बीजेपी का सरकार बना था, उस समय जो था पूर्ण बहुमत था बीजेपी का। इसलिए जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि गठबंधन की कमजोरियों को दूर किया गया था इस दशक में 10 सालों में। जैसे जीएसटी तथा दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए गए। हालांकि यह लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं हो सका। सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें जैसे भूमि अधिग्रहण में सुधार करने में विफल रही सरकार और व्यापक विरोध के बाद जो है कृषि सुधारों को भी निरस्त करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण की घोषणा से महत्वपूर्ण आर्थिक अनिश्चितताएं भी उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो गठबंधन के सरकार से लाभ क्या क्या है ये जरूर ध्यान रखिएगा, मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, कि सरकार का संचालन विभिन्न प्रकार के हितों को समायोजित करता है गठबंधन सरकार। एक गठबंधन सरकार विभिन्न दलों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें पूरा करने के लिए एक वाहन होता है। गठबंधन की राजनीति से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का संघीय ताना बाना, ठीक है, फेडरलिज्म जो है ज्यादा मजबूत होता है, संघवाद मजबूत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गठबंधन जो है वो क्षेत्रीय अनुरोधों के प्रति ज्यादा अधिक सचेत होता है। जो क्षेत्रीय लोगों की हित होती है उनकी पूर्ति करने में ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो गठबंधन प्रशासन के साथ निरंकुश नियंत्रण का
कम संभावना होता है, ठीक है, क्योंकि सरकार की गतिविधियों पर किसी एक राजनीतिक दल का वर्चस्व नहीं होता है और गठबंधन के सदस्य सभी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो एक गठबंधन सरकार विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों से बनी होती है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी विचारधारा और उद्देश्य होते हैं। दूसरी ओर सरकार की नीति के लिए सभी गठबंधन भागीदारों के सहयोग की आवश्यकता होती है। उसी के परिणाम स्वरूप एक गठबंधन सरकार जो होता है वो राजनीतिक सहमति को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद आगे कहा जाता है कि भारत जो है वो व्यापक हितों का एक विशाल देश है, जहां पे विभिन्न प्रकार की विविध संस्कृतियां, विविध भाषाएं, विविध जातियां, विभिन्न प्रकार के धर्म मौजूद हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि गठबंधन सरकार जो है वो मतदाताओं का अधिक प्रतिनिधित्व करता है और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। अब इसकी हानि देख लेते हैं कि गठबंधन सरकार के क्या नुकसान है। तो गठबंधन का सरकार जो होता है वह एक अस्थिर सरकार होता है। गठबंधन के सदस्यों के बीच मतभेद के कारण सरकार गिर भी सकता है, ठीक है। जहां प्रधानमंत्री का नेतृत्व सरकार की संसदीय प्रणाली का एक मौलिक सिद्धांत है, वहीं गठबंधन सरकार में यह सिद्धांत विवश हो जाता है, क्योंकि प्रमुख निर्णय लेने से पहले प्रधानमंत्री को गठबंधन सहयोगियों के साथ परामर्श करना आवश्यक हो जाता है। तो क्षेत्रीय वास्तविकताओं को सामने लाकर क्षेत्रीय नेता जो हैं वो राष्ट्रीय निर्णय लेने में भाग लेते हैं और वे अपने अनुरोधों का पालन करने के लिए गठबंधन की केंद्रीय कार्यकारिणी पर दबाव भी डालते हैं, ठीक है, जिससे कि क्षेत्रीय हितों की पूर्ति हो सके। और ऐसा ना करने पे जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अलग होने की धमकी देते हैं। और गठबंधन सरकार के सदस्य जो हैं वो प्रशासनिक कमियों और भूलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं, ठीक है। मतलब कि अकाउंटेबिलिटी जो है सरकार की वो कम हो जाती है कोalition गवर्नमेंट में। व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए वे दोषारोपण का खेल आयोजित करते हैं, एक दूसरे पे दोष प्रत्यारोप हमेशा लगाते हैं, ठीक है। तो गठबंधन सरकार के छोटे निर्वाचन क्षेत्र, जैसे कि अभी वर्तमान समय में बात की जा रही है ना, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगा अभी वर्तमान का जो सरकार गठन होगा केंद्र में, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि गठबंधन के सरकार में छोटे निर्वाचन क्षेत्र जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। वे केवल संसदीय शक्तियों से अधिक की मांग करते हैं, ठीक है। तो गठबंधन भागीदारियों की संचालन समिति या समन्वय समिति जो है वो सुपर कैबिनेट के रूप में कार्य करती है, जो सरकारी कार्यों में कैबिनेट की भूमिका और स्थिति को कम कर देती है, ठीक है। जो कैबिनेट की भूमिका होती है बहुत ज्यादा, 5-6 लोग होते हैं, ठीक है, जो सबसे वरिष्ठ लोग होते हैं उस पार्टी के, हमेशा वही डिसीजन लेने में सहयोग करते हैं। लेकिन जब से गठबंधन आ जाती है तो कैबिनेट की जो भूमिका है वो कम हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि पिछली गठबंधन सरकार द्वारा बहुत से उल्लेखनीय सुधार किए गए, जैसे पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा आर्थिक उदारीकरण लाया गया, ठीक है, आर्थिक सुधार किया गया। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार ने प्रमुख आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, केंद्रीकृत योजना को त्याग दिया और लाइसेंस परमिट राज को हटाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया, ठीक है। ओपन इकोनॉमी बनाया गया 1991 में, एलपीजी याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद वैश्विक एकीकरण किया गया। इस अवधि के दौरान भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया। अब बात कर लेते हैं देवगौड़ा सरकार की। देवगौड़ा सरकार की ड्रीम बजट, जिसमें टैक्सेशन में सुधार किया गया, ठीक है। तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वप्न बजट या फिर ड्रीम बजट पेश किया, जिसमें व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर और सीमा शुल्कों की कर दरों में कटौती की गई, जिससे कि भारतीय करदाताओं में विश्वास बढ़ा, ठीक है। ये कुछ सुधार बहुत ही अच्छे किए गए गठबंधन के सरकार में। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की बात कर ले तो राजकोषीय और बुनियादी ढांचा में सुधार किया गया। राजकोषीय उत्तरदायित्व, वाजपेयी सरकार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम कानून लागू किया, जिससे कि सरकारी उधारी सीमित हुई और राजकोषीय अनुशासन में वृद्धि हुई, ठीक है। उसके बाद विनिवेश और बुनियादी ढांचा में वृद्धि हुई। सरकार ने घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, विनिवेश को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया, ठीक है। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये सारे जो है किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, जिस समय उनका भी सरकार जो था वो गठबंधन का था, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधिनियम ने भारत के संपन्न ई कॉमर्स क्षेत्र की नींव रखी थी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मनमोहन सिंह के सरकार की। तो मनमोहन सिंह सरकार ने अधिकार आधारित सुधार भी किए, जैसे शिक्षा में सुधार। यूपीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करके वाजपेयी युग के सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाया। उसके बाद पारदर्शिता और वेलफेयर कल्याण प्रमुख
सुधारों में सूचना का अधिकार अधिनियम, भोजन का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा शामिल है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक और तकनीकी प्रगति भी की गई थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने ईंधन की कीमतों को नियंत्रण मुक्त किया और प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया, जिससे कि जो सब्सिडी दिए जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का जो धन प्राप्त होने में देरी होती है वो कम हो गया। ठीक है, तथा आधार और जीएसटी कार्यान्वयन पर भी काम किया गया था मनमोहन जी के सरकार में। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा, इसलिए यह कथन कि गठबंधन सरकार अनिवार्य रूप से भारत के आर्थिक सुधारों के पथ को पटरी से उतार देगी, यह एकांगी सोच को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सामान्यतः यह सत्य नहीं है। यदि 1991 के बाद से भारत के आर्थिक इतिहास पर नजर डाली जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गठबंधन सरकारों ने कुछ सबसे साहसिक और दूरदर्शी सुधार किए हैं जिन्होंने भारत के पुनरुत्थान की नींव रखी थी, जिसमें कहा जाता है कि गठबंधन सरकार आर्थिक सुधार की राह के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है, लेकिन प्रभावी नेतृत्व, स्पष्ट संचार और राजनीतिक समझौते इन जोखिमों को कम कर सकते हैं तथा सुधार की गति को बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं गठबंधन सरकार। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, यूपीएससी में आ चुके हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, यह क्वेश्चन जो है 2020 में यूपीएससी के पीटी में आया था। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, सरकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है, सरकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाया जा सकता है। विशेष रूप से यह लोकसभा है जिसके लिए मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। सरकार का यह रूप जहां केंद्र संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जिम्मेदार होता है उसे सरकार का संसदीय रूप कहा जाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषताएं हैं जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप जो है वो संघीय है। ठीक है, ये 2021 में यूपीएससी के पीटी में आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों को निर्वाचित प्रतिनिधित्व होती है। तीसरा ऑप्शन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होता है। तो कौन सी विशेषता है? संघवाद का। इससे सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन जो है वो सही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है सुरक्षित होती है, इसलिए जो है ज्यादा बेहतर तरीके से संघवाद के सिद्धांत को मजबूत बनाए रखा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई संघवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह सिद्धांत है कि राज्यों और केंद्र के बीच संबंध जो है वो सहयोग पर आधारित रहे और इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका पहली शर्त है। ठीक है, इसलिए ही जो है पहला ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें असर्शन और रीजन है। तो असर्शन में कहा जाता है कि भारत में सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभाओं के चुनावों में प्राप्त सीटों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वोटों के बहुमत का नहीं। वोटों का बहुमत का मतलब होता है 50% से अधिक। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही है, तो ये असर्शन जो है वो सही है। अब रीजन देख लेते हैं कि बहुमत वोट प्रणाली पर आधारित चुनाव प्राप्त मतों के सापेक्ष बहुमत के आधार पर परिणाम तय करते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे जो असर्शन है वो सही है और रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सीट जरूरी होता है कहीं भी सरकार बनाने के लिए, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ वोट की आवश्यकता नहीं होती, 50% की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे जो अपनाया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिससे कि जिस क्षेत्र में भी कोई भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो वहां पे और जितने भी प्रतिनिधि खड़ा हुए हैं बस उनसे ज्यादा वोट लाना होता है, जरूरी नहीं है कि 50% से ज्यादा लाना हो। इसलिए जो है रीजन गलत है और असर्शन सही है, तो सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है, एक फैसला दिया गया है अभी हाल ही में एमपी के हाई कोर्ट के द्वारा। एक कपल थे जिसमें मेल जो था वो मुस्लिम समुदाय से था। ठीक है, और
जो फीमेल थी वो हिंदू समुदाय से थी। तो इसी में कहा गया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा कि एक जोड़े को इस आधार पर संरक्षण देने से इनकार कर दिया जाता है कि एक मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह जो है वो वैध नहीं होगा। ठीक है, भले ही वह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत हो, कानून की एक अविश्वसनीय गलतफहमियों को दर्शाता है। ठीक है, जो न्यायाधीश ने मुस्लिम कानून ग्रंथों की जांच करके निष्कर्ष निकाला कि एक मुसलमान मूर्ति पूजन या फिर अग्नि पूजन से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा विवाह जो है वो अनियमित होगा। ठीक है, तो इसी में कहा गया है SMA मतलब कि स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा कहा जाता है कि धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किए बिना अंतर धार्मिक विवाहों की अनुमति देने के लिए बनाया गया था। तो ऐसे मामलों में व्यक्तिगत कानून की वैधता पर सवाल उठाना अप्रासंगिक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जैसे न्यायमूर्ति GS अहलुवालिया ने कहा है कि मुस्लिम कानून के तहत अंतर विवाह जो है वो विवाहों की वैधता पर सवाल उठाया है, भले ही स्पेशल मैरिज एक्ट व्यक्तिगत कानूनों को दरकिनार करता है। ठीक है, वहीं निर्णय में सुझाव दिया जाता है कि यदि पक्ष निषिद्ध रिश्तों में है तो विवाह अमान्य है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि सभी अंतर धार्मिक विवाहों की व्यक्तिगत कानून जो है वो अनुपालन के लिए जांच की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस फैसले को धर्मनिरपेक्ष विवाहों का विकल्प चुनने वाले पर धार्मिक व्यक्तिगत कानून लागू करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, जो संभावित रूप से स्पेशल मैरिज एक्ट को कमजोर करता है और UCC, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ाता है। इस तरह का जो फैसला दिया गया है अभी MP के हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी UPSC के प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। ठीक है, तो भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो कि 2019 में सवाल आया था, जिसमें पहला स्टेटमेंट है किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसमें कितने कथन जो है वो सही है, तो इसमें सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, एक भी कथन सही नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के पास एक संविधान संशोधन या फिर केंद्रीय कानून की वैधता से संबंधित मुद्दा हेतु अधिकार क्षेत्र अर्थात शक्तियां निहित है। ठीक है, हाँ, ये कहा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था कि उच्च न्यायालयों की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति थी उसको कम कर दिया गया था और किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करने से उच्च न्यायालयों को अलग किया गया था। ठीक है, लेकिन फिर से 43वें संविधान संशोधन 1978 में उच्च न्यायालय की मूल स्थिति को पुनः स्थापित कर दिया गया और अब किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक होता है, इसलिए कोई भी संवैधानिक संशोधन जो कि संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है, ऐसा कहा गया था केशवानंद भारती में। ठीक है, 1973 के केस में, तो वहां पे जो है उसमें अगर कोई भी कानून बनाया जाता है जो संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है। इसलिए जो है दोनों कथन यहाँ पे गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसमें पहला ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अंतर्राज्यीय विवाद, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकारों का संरक्षण, उसके बाद चौथा ऑप्शन है संविधान के उल्लंघन के लिए संरक्षण। तो ये तीनों जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य केंद्र विवाद और अंतर राज्य विवादों का हल किया जाता है और अभी हम लोगों ने देखा संविधान के उल्लंघन का भी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट ही करता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि भारत नॉर्वे संबंध में कई गुना वृद्धि होगी, ऐसा क्यों उम्मीद किया जा रहा है? तो यहां पे ही बात कहा जा रहा है, राजदूत में एलिन स्टेनर के अनुसार नॉर्वे के व्यवसाय जो हैं वो भारत में तेजी से रुचि ले रहे हैं, जिससे अगले दशक में दोनों देशों के बीच सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार समझौता, जिसमें निवेश पर एक अध्याय शामिल किया गया है, इस सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नॉर्वे का लक्ष्य जो है वो भारत में निवेश में महत्वपूर्ण योगदान देना है, जिसका उद्देश्य अन्य EFTA देशों के साथ मिलकर 10 लाख नौकरियां पैदा करना है। ठीक है, तो नॉर्वे के लिए जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा फोकस्ड एरिया है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा है या फिर समुद्री क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान हो गया और
परिपत्र अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की बात की गई है नॉर्वे के द्वारा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को संबोधित करने के लिए आगामी सम्मेलन भी शामिल किया गया है। तो इस वर्ष के अंत में 2024 के अंत में जो है वो नॉर्वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। ठीक है, इस साल के अंत में जो है भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का जो तीसरा शिखर सम्मेलन होगा वो नॉर्वे में होगा, यह ध्यान रखिए, जिसका मुख्य उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना। ठीक है, तो ये थे कुछ भारत और नॉर्वे के बीच में संबंधों में वृद्धि से क्या क्या लाभ होंगे। तो नॉर्वे का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्वे है, उसकी राजधानी ओस्लो है। ठीक है, जिसके वेस्ट क्षेत्र में जो है अटलांटिक ओशन है और इसके साउथ क्षेत्र में नॉर्थ सी है और इसके नॉर्थ क्षेत्र में नॉर्वे सी है। ठीक है, और इसके और ज्यादा अगर नॉर्थ में जाते हैं तो आर्कटिक ओशन है और इसके नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, जहाँ पे फिनलैंड भी है, यहाँ पे फिनलैंड है। इसके जो नेबरिंग कंट्री जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे वो फिनलैंड हो, स्वीडन हो, और बीच में नॉर्थ सी के बाद जो है यहाँ पे डेनमार्क है। ठीक है, उसके बाद जर्मनी है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कहा जाता है कि मेजर कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज डिस्कवर्ड। ठीक है, जो मुख्य कारण है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का, उसकी खोज की गई है। उसी के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है कि शोधकर्ताओं ने इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज और संबंधित विकारों के प्रमुख कारण के रूप में एक नए जैव रासायनिक मार्ग की पहचान की है, जिसे मौजूदा दवाओं से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो होता है वो जठरांत्र पथ को प्रभावित करने वाली पुरानी सूजन संबंधी स्थितियों का एक व्यापक शब्द है, उसी को कहा जाता है आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक क्रोहन रोग, ठीक है, इसको कहा जाता है क्रोहन डिजीज, और दूसरा जो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो मेनली जो है क्रोहन डिजीज क्या होता है, तो यह पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, मुंह से लेकर गुदा तक। ठीक है, तो सूजन इसी में बढ़ जाती है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। ठीक है, क्रोहन डिजीज का और अल्सरेटिव डिजीज का, जिसके कारण जो स्वस्थ ऊतक होते हैं, जो हेल्दी सेल्स होते हैं, उसके क्षेत्र में सूजन वाले क्षेत्रों के साथ मिल जाता है और यह अक्सर आंत की दीवार की गहरी परतों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जो आंत की जो दीवारें होती है, आंत के जो वॉल होते हैं, उसको प्रभावित करता है। वहीं अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो यह बड़ी आंत और मलाशय की अंदरूनी परत तक सीमित होती है। ठीक है, तो सूजन लगातार बनी रहती है और गंभीर मामलों में यह पूरे कोलन को प्रभावित कर देता है। यही बात कहा जाता है यहाँ पे, यह मुख्यतः जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल है, जो वर्तमान में दुनिया के लगभग 5% आबादी, जैसे कि अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम में हर 10 लोगों में से एक को जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज प्रभावित कर रही है। ये बीमारियां तेजी से फैल रही है और 2022 तक ब्रिटेन में 5 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से पीड़ित हो गए थे, जो पिछले अनुमान के अनुसार 3 लाख से लगभग दोगुना है। तो इसके बढ़ते प्रचलन के बावजूद जो है वो वर्तमान उपचार पर हर रोगी के लिए कारगर नहीं। जो वर्तमान में उपचार किया जा रहा है आईबीडी का, ठीक है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का, वो हर एक रोगी पे सही तरीके से इसका उपचार नहीं हो पा रहा है, तथा नई दवाओं के विकास के प्रयास जो है वो अक्सर आईबीडी के कारणों की अपूर्ण समझ के कारण भी विफल रह जा रहे हैं। जो नई मेडिसिन बनाई जा रही है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के लिए, अगर सही तरीके से इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज को नहीं समझा है तो वो मेडिसिन जो है वो कारगर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखिएगा कि शोधकर्ताओं ने यूसीएल और इंपीरियल कॉलेज लंदन के सहयोग से नेचर में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए। उन्होंने पाया है कि जीन रेगिस्तान या फिर जीन डेजर्ट कहा जाता है में एक एनहांसर जो कि जीन को बढ़ाते हैं, जो ETH2 नामक जीन को बढ़ाता है, जिसका उच्च स्तर जो है बीमारी के उच्च जोखिम से संबंधित है। तो ETH2 जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीन डेजर्ट जो कि है एनहांसर के रूप में काम करता है, जो जीन के जोखिम को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसी में आगे कहा जाता है जीन एडिटिंग का भी उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने देखा है कि ETH2 मैक्रोफेज में अधिकांश सूजन संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक है, जो सीधे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में ऊतक क्षति में योगदान करता है, जो सेल डैमेज करने में
योगदान करता है। ठीक है, ETH2 मैक्रोफेज। ठीक है, तो आराम करने वाले मैक्रोफेज में ETH2 को बढ़ाने से वे IBD रोगियों के समान सूजन वाली कोशिकाओं में बदल गए हैं। तो इसी में कहा जाता है कि पहले IBD से जुड़े कई अन्य जीन ETH2 मार्ग का हिस्सा है जो इसे IBD के प्रमुख कारणों के रूप में प्रमाणित करता है। तो MEK किसी का भी फुल फॉर्म नहीं मिल पाया मुझे, ठीक है, इसलिए जो है मैं फुल फॉर्म नहीं दे पाया हूं। तो MEK अवरोधक अन्य गैर सूजन स्थितियों के लिए निर्धारित दवाएं ETH2 के सूजन संबंधी प्रभावों को बंद करने के लिए पाई जाती है और शोधकर्ताओं ने पाया है कि इन दवाओं ने IBD रोगियों के माइक्रोफेज और आंत के नमूने में सूजन को कम करता है। ठीक है, जो MEK अवरोधक है जो लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि चूंकि MEK अवरोधकों के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए शोधकर्ताओं ने लाइफ आर्क के साथ मिलकर MEK अवरोधकों को सीधे मैक्रोफेज जो कि ETH2 के कारण होता था, ठीक है, तो मैक्रोफेज तक पहुंचने के तरीके खोजने पर काम कर दिया है। MEK ध्यान रखिएगा जो लाभदायक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को कम करने में। ठीक है, तो क्रीक में जो कि ये कॉलेज है, तो यहाँ पे अनुसंधान में रोग की आनुवांशिक प्रणाली जो है वो प्रयोगशाला के जो हेड है उन्होंने बताया है कि बेहतर उपचार की आवश्यकता पर बल दिया गया है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है वो आमतौर पर युवाओं में विकसित होती है और शिक्षा, रिश्तों, पारिवारिक जीवन और रोजगार को गंभीर रूप से बाधित कर देती है। इसलिए जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का बहुत जरूरी है कि इसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढा जाए। ठीक है, आसानी से इस रोग के विस्तार को कम किया जा सके। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किए और कुछ आर्टिकल समेत यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक